हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक एक सेकंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो डेज है ना, बहुत बहुत चेरिश करेंगे एक बार आप जब अपने एग्जाम्स हो जाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी और जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप एक बहुत आराम से रिलैक्स करके आप अपने बाकी डेज यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे डेज हैं, छोटे छोटे ये मोटिवेशन, इनको अपने साथ रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। एक रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाइए। जो जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है, मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है मेरे को मैसेज कीजिए कि सर इस पर्टिकुलर क्लास पे टॉपिक पे क्लास बना दो। मैं ज़रूर क्लास बना दूंगा। आप अभी बोलेंगे मैं शाम तक पक्का क्लास बना दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटी सी क्लास है जो शायद 2 से 3 क्लासेस में जाएंगी। 7 to 8 मिनट्स की क्लास होगी जो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात क्या करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 6 कहता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या है। पहली बात ये बहुत जरूरी है जानना कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्यों पड़ी। कहते हैं देखो, एक इंडिविजुअल हो सकता है वो इंडिया में रहे या वो इंडिया से बाहर रहे। अब कोई इंडिविजुअल जो इंडिया से बाहर इंडिविजुअल रह रहा है, तो क्या वो जो इनकम इंडिया से बाहर कमा रहा है, क्या उसको हमें इंडिया में टैक्स लेना चाहिए? या अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जो इंडिया का रेजिडेंट है और वो इनकम बाहर कमा रहा है, क्या हमें लेना चाहिए? तो उन सब क्वेश्चंस को फुल स्टॉप देने के लिए, उन सब क्वेश्चंस का आंसर्स के लिए उन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, और यहाँ तो एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अब तीनों को डिफाइन किया उसने। ठीक है, उसने कहा कि एक इंडिविजुअल को हम तब कहेंगे कि वो इंडियन रेजिडेंट है अगर वो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे। अब उसने इन 2 कंडीशंस को क्या क्या कहा। उसने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, मतलब अगर मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ, कोई भी इंडिविजुअल अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा तो हम उसको कहेंगे भाई यू आर ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ तो अगर उसने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की बट उसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो उस साल में 60 डेज, ठीक है, मिनिमम 60 डेज रहा, प्लस पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज से ज्यादा रहा, तो हम तेरे को कह देंगे भाई तू रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इवन तूने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की। अब उसने सेकंड कंडीशन को मैं और अच्छे से आपको समझाऊं। देखो, अगर मैं 19-20 की बात करता हूं, तो अगर वो 19-20 में मिनिमम 60 डेज प्लस रहा, या वो पिछले 4 सालों में, हो सकता है पिछले 4 साल में 3 सालों में ही 365 डेज से ज्यादा रहा, तब भी हम कहेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। और अगर उसने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हम उसको कह देंगे भाई यू आर ए नॉन रेजिडेंट, तो इंडियन का रेजिडेंट नहीं है, तो तेरे से हम ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं लेंगे। जो तूने इनकम इंडिया से बाहर कमाई होगी तेरे को इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसमें, एक छोटी सी बात ये आती है कि क्या कुछ एक्सेप्शन भी है रेजिडेंशियल स्टेटस का। उसने कहा हाँ एक्सेप्शन भी है। उसने कहा कि जो 2 कंडीशन में से आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, बट ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां पर आपको 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी। अगर आपने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल की तभी हम आपको रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट कहेंगे। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? कहता अगर तो कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन कौन हो सकता है? या तो बाय बर्थ इंडिया में पैदा हुआ या उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली हुई है, और अगर वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है? वो जा रहा है कि वो एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और वो किसके लिए जा रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। तो अगर वो इंडिया में 19-20 में 182 डेज से ज्यादा रहा तो हम कहेंगे कि तू इंडिया का रेजिडेंट है उस साल में 19-20 में। बट अगर वो इंडिया में उस साल कम रहा तो हम कहेंगे भाई यू आर नॉट ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर ये बात या तो ऐसे लोगों को इस पॉइंट में एक्सेप्शन में कवर किया है, या उनको किया है, या तो वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? या तो वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, और वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन या कोई वोकेशन के लिए वो पहले बाहर था, अब वो इंडिया में आ रहा है उस साल में। तो अगर वो उस साल में अगर इंडिया में आया और अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहा तो हम उसको कह देंगे भाई यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि रेजिडेंट के बारे में उसने कहा कि रेजिडेंट जो हो सकता है वो तो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या वो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। उसने कहा कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब हम कहेंगे अगर वो उसने ये दोनों कंडीशन फुलफिल की, मतलब अगर उसने एक कंडीशन फुलफिल की या एक में से कोई भी फुलफिल नहीं की तो हम उसको कहेंगे यू आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हो सकता है उसकी कुछ इनकम्स पे हम उससे टैक्स नहीं लें, बट अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हम उससे पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लेंगे। अब ये 2 कंडीशंस क्या है जो उसको कंडीशन फुलफिल करनी ही करनी है फॉर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो 2 कंडीशंस ये हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एटलीस्ट 2 सालों में, पिछले 10 सालों में, मतलब अगर मैं 19-20 की बात करूं तो 19-20 का साल छोड़ के पिछले 10 साल अगर मैं ले लूं, 18-19 से पिछले 9 साल प्लस, और ठीक है, तो उसको इंडिया में मिनिमम 2 सालों के लिए वो रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब एन इंडिविजुअल शुड बी ए रेजिडेंट फॉर मिनिमम 2 years फ्रॉम द आउट ऑफ द 10 years प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है, उसको ये भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन उसने ये कहा कि जो उसका स्टे है इंडिया में पिछले 7 सालों में मिनिमम 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसने ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। बट अगर उसने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की या उसने इन दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल की, तब भी हम उसको कहेंगे कि सर यू आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, आई होप इसके साथ आपको इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो जितनी भी बात की मैंने इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की, अब मैं आपके साथ बात करूंगा एचयूएफ की कि एचयूएफ के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन करेंगे। कहता है अगर हम एचयूएफ के केस में बात करें कि हम कहेंगे एचयूएफ को हम तब कहेंगे कि ये इंडियन एचयूएफ है जब उसका जितना भी मैनेजमेंट या उस एंड कंट्रोल वो अगर इंडिया में हो रहा है, इंडिया में वो या तो होली पूरा इंडिया में मैनेज हो रहा है या पार्टली भी अगर इंडिया में मैनेज हुआ, तब भी हम कहेंगे कि सिंस ये रेजिडेंशियल स्टेटस इसका इंडिया में है। और नॉन रेजिडेंट तब कहेंगे अगर उसका बिल्कुल भी जो कंट्रोल है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कह देंगे कि यू आर ए नॉन रेजिडेंट। अब इसमें एचयूएफ में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसने कह दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और अगर उसने एक या कोई भी फुलफिल नहीं किया तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब उसने दो कंडीशंस क्या बात की, उसने वही बात की, उसने कहा कि उसको पिछले जो इसमें एचयूएफ को नहीं कर्ता को देखना है, जो कर्ता होगा रेजिडेंट ऑफ एचयूएफ, कर्ता कौन होता है, जो सीनियर फैमिली मेंबर, उसको पिछले 10 सालों में मिनिमम 2 सालों के लिए वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, या वो जो कर्ता हो उसको पिछले 7 सालों में मिनिमम 730 डेज के लिए वो इंडिया में रहे, तो हम उसको कहेंगे कि सर यू आर रेजिडेंशियल स्टेटस आपका जो है वो इंडिया में है। उस एचयूएफ को ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने आपके साथ अभी इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात की, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर इंडिविजुअल और एचयूएफ पे पूछा जाता है। फाइनल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको कंपनीज की पोइम वगैरह के बारे में बात की जाएगी, बट हाँ आपको कुछ पोइम का टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। इसके साथ मैंने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मैं अगली क्लास भी शायद कल सुबह तक डाल दूं। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए। गर्मियों का टाइम आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, और बस जब आप डाउन फील करें तो यूट्यूब पर अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखें, कोई अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए। उससे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। शाम को आप थोड़ी सी वॉक कर लें या म्यूजिक सुन लें, इससे भी आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।